जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। जी मैं आज कर रहा हूँ कि शायद बच्चे कह रहे हैं आपने एक्यूमुलेशन की नेचर को डेबिट कह दिया। नहीं, एक्यूमुलेट डेप्शन की तरह से एक्यूमुलेट इम्पेयरमेंट की नेचर क्रेडिट है, तो उसका डेबिट होना उसकी कमी है, उसका कम होना दरअसल एसिड को बढ़ा देगा। जैसे एक्यूमुलेशन का कम होना एसिड को बढ़ाता है, एक्यूमुलेशन का बढ़ना एसिड को कम करता है, क्योंकि ये एसिड के दुश्मन है ना, कॉन्ट्रा एसिड अकाउंट्स है। तो इनका बढ़ना एसिड को कम करता है, इनका कम होना एसिड को बढ़ाता है। अब इनकी नेचर क्रेडिट है, तो इनका बढ़ना क्रेडिट और इनका कम होना डेबिट। ठीक है जी, सही है। चलो दूसरा सवाल करते हैं जी। ऑन यकम जनवरी 21 गालिब परचेज एन एसेट फॉर 1 लाख इज बीइंग डेबिटेड ओवर 10 ईयर्स ऑन स्ट्रेट लाइन। ऑन 31 दिसंबर 21 पहले साल के आखिरी दिन फेयर वैल्यू ऑफ एसेट डिटरमिनेड 121 एज जीएल अप्लाइज रीवैल्यूएशन मॉडल। तो पहले साल के बाद एंड पर ही उन्होंने क्या कर लिया, एसेट को रीवैल्यू। उसके बाद 22 चलाया और 23 में जाके कहते हैं जी इंडिकेशन है इम्पेयरमेंट की और इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाया, और फिर 24 चला के 25 कहते हैं रिवर्सल भी आ रहा है। ज़रा लेंथी है थोड़ा सा सवाल, ठीक है, लेकिन हो जाएगा। आपको रीवैल्यूएशन मॉडल वाले सवाल भी करवाए थे। तो डेट क्या, हाँ मुझे आपके सवाल की नहीं समझ आ रही। इम्पेयरमेंट लॉस जो है, इम्पेयरमेंट लॉस जो है क्या, जैसे आज इम्पेयर हुआ है हाँ और इसे मतलब रिकॉर्ड करना है, तो बाद में रिकॉर्ड कर सकते हैं या लाजमी आज ही रिकॉर्ड करना है? ईयर एंड पे रिकॉर्ड कर लेना, ईयर एंड पे इस साल के अंदर जब फाइनेंस स्टेटमेंट बनाओ तो रिकॉर्ड कर लेना यार। जब फाइनेंस स्टेटमेंट बनाओ रिकॉर्ड कर लेना। आपको किसी ने मना करना है कि आपने साल के दौरान, मिसाल के तौर पे दरमियान में इम्पेयर हुआ था, तो उस वक्त वैसे सही तो यही तरीका होता है कि उसी वक्त एंट्रीज कर लो, एंड पे जाके तो सारी बातें नहीं याद रहती। लेकिन आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तो उसमें सारी एंट्रीज हुई होनी चाहिए। बस आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एसेट जो है वो आपकी रिकवरेबल अमाउंट पे नज़र आना चाहिए, अगर वो कम है बुक वैल्यू से। बस फाइनेंशियल जब बना रहे हो तब ये एंट्री कर लेना, ठीक है। अच्छा जी, रीवैल्यूएशन मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो फिर हमें ये 2 कॉलम्स आगे रखने पड़ेंगे, रीवैल्यूएशन सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ जी, यकम जनवरी 2021 पे 100 का एसेट है, और 31 दिसंबर 21 पर डेप्रिसिएशन 1 साल की करनी है, क्योंकि इस दिन रीवैल्यू करना है। पिछले सवाल की तरह से नहीं हो सकता। डिवाइड बाय 10, एक ही साल की डेप्रिसिएशन आ गई, बुक वैल्यू आ गई 90। अच्छा, उसके बाद इसी दिन एक लाइन खाली छोड़कर आपने, इसी दिन कह रहा है ना रीवैल्यू करने का, ऑन 31 दिसंबर 21 फेयर वैल्यू ऑफ एसेट वाज 121,500। ठीक है, तो एक लाइन खाली छोड़ी आपने और रीवैल्यूड अमाउंट लिख ली। कितनी है जी, 121.5। अब सरप्लस है लॉस है, सरप्लस है। कितना सरप्लस है, 31.5। 31.5 का रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जी अब 22 भी गुजर गया और 23 का एंड आया, जहाँ पर इंडिकेशन है इम्पेयरमेंट की। तो 2 साल की डेप्शन चार्ज कर लेते हैं, फिर कोई मसला नहीं। 31 दिसंबर सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह, यह देखूँगा। अच्छा जी, अब 31 दिसंबर 2021 से चला आगे, 22 भी गुजार लिया और 23 भी। मैं डेट इसलिए नहीं लिख रहा, आप गड़बड़ करते होते हैं डेट लिख दें तो 121.5 डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। 2 साल गुजर चुके हैं, 1 साल गुजर चुका है, 1 साल गुजर चुका है बेटा। 31 दिसंबर 21 तक 1 साल गुजरा है, तो 10 में से 1 गया तो 9 आ गया, डिवाइड बाय 9। लेकिन आपने 2 साल के लिए इसको डेप्रिशिएट करके लाना है, ऐसे ही है, साथ ही नशर कर दें। 31.5 डिवाइड बाय 9 इंटू 2, सही है। हाँ जी, तो
थोड़ा सा मुझे इसको ज़रा तमीज़ के दायरे में लाने देंगे, तभी ये जाकर जी बोले 31 दिसंबर 2023 पे डायरेक्ट जंप लगा के आए हैं जी। 27 बस पूरा 27 पूरा और 7 भी पूरा, ठीक है जी। बुक वैल्यू जी और 24.5। फिर क्या हुआ जी, 23 पे इम्पेयरमेंट का इंडिकेशन आया और 65 100। अब रीवैल्यूएशन मॉडल चल रहा हो ना तो टेंशन ही कोई नहीं है, अन्यथा चलो, ठीक है। तो आपका एसेट जो है वो 94 में नज़र आ रहा था, लेकिन उसकी 65 की रिकवरेबल अमाउंट है। तो ओहो हो 31 दिसंबर 23 पे तो आपका एसेट क्या हो गया, इम्पेयर हो गया। रिवाइज्ड बुक वैल्यू यानी रिकवरेबल अमाउंट पे उठा कर ले आओगे इसको, कितनी है जी 60.1। कितना लॉस आ गया इम्पेयरमेंट का जी, 29.4 का लॉस आ गया। अब इस लॉस ने आगे पहले इस सरप्लस को खाया और फिर भी बच गया, तो बचा हुआ लॉस कहाँ चला गया जी, कितना, वो आगे कितना है 4.9 का लॉस पीएनएल में चला गया, ठीक है जी। इम्पेयरमेंट लॉस, अच्छा अब 23 में ये हो गया। अब 24 और 25 गुजार के फिर कुछ मसला आ रहा है, तो 24-25 गुजार लेना। तो अक्यूमुलेटेड डेप्शन अगेन निकालेंगे हम, रिवाइज बुक वैल्यू ओवर रिमेनिंग लाइफ। तो 31 दिसंबर 21, 22, 23 3 साल गुजर चुके, 10 में से 3 के रिमेनिंग 7, तो 7 से डिवाइड करें इसको, ये तो 1 साल की डेप्शन आएगी, हमें 2 साल की इकट्ठी कर देनी है ताकि बचत हो जाए वक्त की। 4.9 लॉस को भी कर दो आप डिवाइड बाय 7 इंटू 2, तो ये आपका हशर और नशर हो गया जी। आंसर 18 पॉइंट और प्लस 1.4। बुक वैल्यू और नहीं 46.5 तो आ गया ना, और 3.5 नेगेटिव। अब ये बुक वैल्यू किस दिन की है जी, 31 दिसंबर 25 की। अब इस दिन खड़े होकर आपने देखा कि इंडिकेशन की रिवर्सल की, इम्पेयरमेंट के रिवर्सल की इंडिकेशंस आ रही हैं और रिकवर अमाउंट जो है वो 55,000 है। कोई ज़रूरत नहीं है कहीं देखने की, सुकून मारें, क्योंकि ये जितना मर्जी बढ़ जाए जो फ्यूचर का गेन है वो वैसे ही इस मॉडल में रिकॉर्ड होता है रीवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर, ओसीआई में। पीएनएल में तो नहीं रिकॉर्ड करते, पीएनएल में रिकॉर्ड नहीं करने की इजाज़त होती फ्यूचर के गेन को। तो उस वक्त हमने बचपन में पढ़ा नहीं था प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की बात हम मान रहे हैं, फ्यूचर के गेन को रिकॉर्ड नहीं करते, पर पूरी बात क्या है, पीएनएल में रिकॉर्ड नहीं करते, ओसीआई में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब हमें पता लग गया FR1 में आके। अच्छा जी, अब 31 दिसंबर 2025 पर एक लाइन खाली छोड़े, बस आपके 46 से तो बढ़ ही रहा है ना काम। तो रिवाइज्ड बुक वैल्यू लिखें, रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है जी, कितनी है 50, पूरा 55 पूरा ना। अच्छा वैसे ही ज़रा दिल कर रहा है, ऐसे ही ज़रा दिल कर रहा है कि हैड देयर बी नो इम्पेयरमेंट अगर होता, चलो छोड़ो, जब एक काम सहूलत वाला है तो चलने दो। 55.0 जी। अब कितना रिवर्सल 8 अब 8.5 ने आके पहले जी, यानी कि अगर आप निकालें भी सही ना तो 50 की फिगर निकलेगी, 50 की फिगर निकलेगी अगर आप हैड देयर बी नो इम्पेयरमेंट से वर्किंग करके लाएंगे ना तो 50 से। लेकिन हम क्यों 55 पे ले गए हैं, क्योंकि रीवैल्यूएशन मॉडल है, जो ऊपर वाला मामला है वो कहाँ चला जाएगा, रीवैल्यूएशन सरप्लस जी। ये तो 0 है, अच्छा इधर 5, इधर 5 है, तो 5 का रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया। ये फ्यूचर का गेन है, कोई मसला नहीं। रिवर्सल ऑफ जी
ज़रूरत नहीं है यार, कर लो आप खुद। जब ज़रूरत नहीं, रिवैल्यूएशन मॉडल में ज़रूरत नहीं है ना, ज़रूरत इसलिए नहीं है। हाँ, तो मैंने 50 ही बोला है, मैंने 50 ही बोला है, मैंने आपको 50 ही बोला है, क्योंकि मैंने ज़ुबानी देखा था कि अगर 46.5 पे बुक वैल्यू पड़ी है तो 3.5 ऐड होकर किधर जाना चाहिए था। खैर चले छोड़े इस बात को, मैंने कैसे देखा 50 ही आ रहा है ना, तो 50 पर हम रखते अगर कॉस्ट मॉडल होता तो। मैं ये आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम 55 पे क्यों ले गए, ये मेरे अल्फाज थे। जितनी भी आती है वो जाहिर है वो 55 से कम ही होनी है जितनी भी आती है, लेकिन चूंकि हमारे पास रीवैल्यूएशन मॉडल है तो जो एडिशनल है हमने उसे कहाँ ले जाना है। हाँ। यार ये चेंज करा दो भाई, घड़ी के लिए सेल डलवाने के लिए क्या 4-5 बंदे हम यहाँ से मिलकर जाएं, मैं 2-4 शुरफा को यहाँ से भी साथ लूँ, हो गया। नहीं चल नहीं रही फिर भी। किसने घड़ी में सेल डाला है अभी, किसने डाला है? सबूत दो मुझे, इस कैमरे में देखना पड़ेगा, आपके कैमरे में तो सिर्फ मैं नज़र आता हूँ। अच्छा जी, अब एंट्रीज मांगी गई हैं, एंट्रीज कर दें फटाफट। इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री कॉस्ट मॉडल में और रिवर्सल इम्पेयरमेंट की एंट्री कॉस्ट मॉडल में हमने कर ली। उसने अब क्या क्या कहा है, कौन कौन सी एंट्री, रीवैल्यूएशन की भी एंट्री चाहिए, सुभान अल्लाह, इसको रीवैल्यूएशन की भी एंट्री चाहिए। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री 31 दिसंबर 21 पे करेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री 31 दिसंबर 23 पे करेंगे, और रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट की एंट्री। अब ये एंट्रीज देखो मैं किस पे निशान लगाता हूँ, जैसे पहले मैंने सिखाया हुआ, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस की तो एंट्री नहीं ना होती। अब रीवैल्यूएशन की एंट्रीज वही दो हैं, आज भी दो ही हैं, ठीक है। रीवैल्यूएशन की दो एंट्रीज हैं, पहली ट्रांसफ़र की, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। अब यहाँ खड़े होकर हमने देखा तो एसेट सिर्फ 1 साल पुराना है और रीवैल्यू नहीं हुआ, तो एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर क्या पड़ा होगा, 10 रुपये की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये एक ट्रांसफ़र करके उसके बाद फिर हमने एसेट को डेबिट करना है और रीवैल्यूएशन सरप्लस इन OCI क्रेडिट कर देना जी। 31.5 ठीक है जी। ये जनाब आपकी पहली एंट्री पहली रिक्वायरमेंट होगी पूरी, ए रिक्वायरमेंट गालिबन। उसके बाद उसने क्या कहा है जी, इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री कर दो। तो इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री हमने की जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस, जाहिर है इन OCI डेबिट, कितने से, ये बचा हुआ था बेचारा। उसके बाद इम्पेयरमेंट लॉस PNL में जी कितना, 4.9 और एक्यूमुलेटेड। अच्छा, अब अगर इसका अल्टरनेट मेथड हो ना तो वो फिर यहाँ पर भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट कर देता है और उसके बाद फिर आपकी ये रीवैल्यूएशन के जैसी ही एंट्री हो जाती है वहाँ पे भी, लेकिन मैं फ़िलहाल वो नहीं कर रहा आपके साथ डिस्कस, ठीक है जी। तो एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट कितने से जी, 29 पॉइंट हैं, मैं देख लेता हूँ 4 नहीं जी। और उसके बाद जनाब रिवर्सल की एंट्री है, तो रिवर्सल की एंट्री में बस इसी एंट्री को उल्टा दें, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस को डेबिट करना है आपने, एसिड वाली हिट जो है एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस को दे देनी, 8.5 रीवैल्यूएशन सरप्लस। अच्छा बेशक बात, अच्छा इसको ना वैसे एक मशवरे की बात है, चलो फिलहाल इकट्ठा कर दो इसको ना, अलग अलग भी कर सकते हैं हम, यानी 2 एंट्रीज भी कर सकते हैं हम। असल में ना यहाँ पर एक मसला आता है, ये 5 रुपये का जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस के अंदर तो ये नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल में, ये तो एसिड को हिट करना चाहिए, क्या नहीं, एसिड इंक्रीज हुआ है ना। अच्छा चलो छोड़ो फिलहाल इकट्ठी करो, कल देखते हैं फिर, ठीक है, कल देखते हैं। फिलहाल मैं फिर MCQs पे जाता हूँ। ये 2 एंट्रीज अलग अलग होनी चाहिए, मैं यहाँ पे ना ऐसे 2 एंट्रीज अलग अलग कर दूंगा कल, आप लोगों को अभी बता रहा हूँ, उसके बाद फिर आपको नोट के अंदर प्रेजेंटेशन सिखाऊंगा इसकी, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस इन OCI, ये 5 रुपये वैसे एसिड को हिट करने चाहिए, ये सारे के सारे एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस में नहीं आने चाहिए, क्योंकि इम्पेयरमेंट
इम्पेयरमेंट का रिवर्सल तो हुआ है सिर्फ 3.5 का ना, समझिए इम्पेयरमेंट का रिवर्सल कितना हुआ है। और जो मैंने कल सवाल कराया था उसमें मैंने ऐसे किया था अलग या नहीं किया था, अगर वहाँ किया था तो अभी कर लेता हूँ फिर। नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी फिर इंशाल्लाह इसकी 2 एंट्रीज करेंगे, फिर कल ही करता हूँ मैं अब, क्योंकि ये पहले भी किया हुआ है। असल में 15 ये मैं बता रहा हूँ अभी एडवांस में, फिर कल करेंगे इसको। फिलहाल एंट्री तरह सीधी कर लें, रिवर्सल तो सीख लिया हम, ठीक है, कर लेते हैं इसको। फिर 15 रुपये ने रीवैल्यूएशन सरप्लस को जो हिट किया है, ये तो इम्पेयरमेंट का रिवर्सल तो 16 का ही था, तो वो क्यूमुलेटिव इम्पेयरमेंट को सिर्फ 16 ही चार्ज किया करेंगे, बाकी फिर एसिड में बढ़ा दिया करेंगे रीवैल्यूएशन मॉडल के होने की वजह से। एसिड को तो नहीं बढ़ने देते हो, मैं बता देता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेसिकली कि आपको यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए थी अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और इम्पेयरमेंट लॉस पीएनएल के अंदर क्रेडिट। अब बताओ कितना ही इम्पेयरमेंट लॉस का रिवर्सल है, 16। ये इधर चला जाना चाहिए असूली तौर पे। ये जब नोट बनाना है तो उस वक्त मुझे ये बताना पड़ता है, खैर चलें अभी एडवांस ही बता दिया चल। और दूसरा, अब जो बाकी जो है वो 15 रुपये जो है वो एसिड की वैल्यू बढ़ा रहे हैं हम, क्योंकि वो रीवैल्यूएशन मॉडल है, इसलिए टेंशन कोई नहीं है, बढ़ा लें, हम कहते हैं बढ़ा लें, ठीक है। तो यही तो एसिड का बढ़ना है असल में, एसिड डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई का। एसिड क्यों बढ़ गया, क्योंकि रीवैल्यूएशन मॉडल था, ठीक है। तो ये असल में 2 एंट्रीज में तोड़ कर लिख लें। अब असल में ये सारा अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट के अंदर मैंने बस पहली एंट्री सिखाने के लिए कर दिया था, लेकिन ये अगला स्टेप यही होता है, फिर इसको तोड़ लेते हैं इंशाल्लाह। आज तो नहीं हिम्मत पड़ रही मेरी, कल फिर नोट बनाऊंगा ना इन दोनों सवालों के, 10वें के भी बार बार नोट बनाएंगे, जरा प्रैक्टिस कर लेंगे, और 5वें और 6ठे का भी नोट बना लेंगे। नोट के अंदर भी तो प्रेजेंटेशन देखनी है ना, जहन में आता है कि रिवर्सल की प्रेजेंटेशन नोट में कैसे होगी, तो देख लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आप अपने तौर पर ट्राई कर भी सकते हैं। तो ये एंट्री हमने की, अब इधर भी यही कर लेते हैं फिर। यहाँ पे ये जी बेटा, कौन सी? ये वाली एंट्री रीवैल्यूएशन की 2 एंट्रीज हुआ करती थी बेटा, रीवैल्यूएशन की 2 एंट्रीज हुआ करती थी, पहली ट्रांसफर ऑफ अक्यूमुलेटेड रिडक्शन की और दूसरी सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग की। ये वही एंट्री है, याद नहीं आ गई यार? अच्छा, अब मैं ये कह रहा था कि इसको इकट्ठा करने की बजाय आप ये कहें हमें इम्पेयरमेंट लॉस कितना रिवर्स हुआ है, तो इम्पेयरमेंट लॉस तो 3.5 का ही रिवर्स हुआ है, तो 3.5 से अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और इम्पेयरमेंट लॉस पीएनएल के अंदर ये आपने रिवर्स कर दिया, लेकिन आपने फिर ब्रेक नहीं लगाई, आप बढ़ाई गए रिकवरेबल अमाउंट तक इसको ले गए, क्योंकि आपको पता था बाकी तो रीवैल्यूएशन सरप्लस बन जाएगा और एसिड की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। कॉस्ट मॉडल में हम एसिड की वैल्यू 60 से ऊपर लेके नहीं जा सकते, जहाँ पर एसिड की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, लेकिन रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट फिर भी वही होना चाहिए, कितना? 3.5 का। बाकी फिर क्या है, बाकी फिर एसिड की वैल्यू में इंक्रीज़ है, रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई जी 5। तो चलो अच्छा है, अब इसी तोड़ लिया इसको, ठीक है। ये आपकी, ये कौन सा क्वेश्चन है जी? कैसा महसूस कर रहे हैं आप दोनों पेपर दे के, दोनों पास करके? कॉन्फिडेंस आ गया? अच्छा, सबसे बड़ा बूस्टर जो है हमारे इस फील्ड के अंदर, कॉन्फिडेंस बूस्टर जो होता है वो पासिंग है, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ डरा देती है, आपको बुज़दिल बना देती है, वो फेलियर है। पहली अटैम्प्ट सबसे गोल्डन है, याद रखना, इसमें पासिंग के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। इसके पीछे कोई ऐसी लॉजिक नहीं है कि आई कि अब दूसरी बार वो निशान लगा लेता है, चाहे ऐसे हूँ 60% नंबर पासिंग ने, नहीं, आप डर जाते हैं। पहली बार आपका डर कम होता है, दूसरी बार आपका डर बढ़ जाएगा, खुदा ना खास्ता तीसरी बार और डर जाएगा। तो पहली बार ही पास कर लें, बेहतर है, ठीक है। और जो एंड तक फाइट करते रहते हैं वो पास भी हो जाते हैं। पेपर में हर सवाल में आसान मार्क्स मौजूद होते हैं, ठीक है जी, हर सवाल में आसान मार्क्स पता लगेगा टेस्ट देने से। तूने मेरे से पहले क्या पढ़ा था? तूने मेरे से पहले क्या पढ़ा हुआ? ना यार, तुम तो नालायक से बंदे थे, तुम कैसे पास हैं?
नहीं मजाक कर रहा हूँ, सचमुच मजाक कर रहा हूँ। वैसे अब तो आपने सर यही कहना है ना? बताओ भाई, रोज़ का काम रोज़ करते थे? होमवर्क करते थे? बगैर देखे सोल्यूशन करते थे? इनको बताना है। इस दफ़ा मैंने इस दफ़ा मैंने डाल दिया ना सोल्यूशन यार, इसलिए डरता हूँ अब मैं कि बच्चे नहीं देखते। देख लो, इससे पूछ लेना अभी जाते हुए, ये लड़का मैंने दिखा दिया आपको कि ये क्या करके पास हुआ है, और इससे ये भी पूछ लेना इसको पर्चा सॉल्व करने के बाद इसको ख़ास उम्मीद नहीं होनी कि पता नहीं क्या हुआ है मेरे साथ। हर सवाल करते जाता है बंदा, 80-90% जब अटैम्प्ट हो जाता है तो आपने चूँकि सारा सेशन पढ़ा होता है, हर चीज़ आपको आती होती है, तो हर टॉपिक के आसान मार्क्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, वो निकलते आते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, इसी बार करना है ट्राई या अगली बार करना है, इसी बार ही कर लें फिर, हैं क्या कर, इस बार ही पास कर लें यार, इस बार ही कर लें। माँ बाप ने बड़ी कुर्बानी की होती है आपके लिए बेटा, बड़ी मेहनत की होती है, आप लोग इसको समझें। कॉलेज को फीसें देने से ज़्यादा बेहतर है उनके सगे ज़्यादा ना बने, माँ बाप के ज़्यादा सगे बने। अच्छा जी, अब क्या करें यार, अब MCQs कर लें IAS 16 के, थोड़ी सी थ्योरी कर लें, क्योंकि मेरी अब नोट बनाने की तबीयत नहीं कर रही। लेकिन अब मेरे ख्याल से 36 ख़त्म हो गया, अब 36 के पल्ले कुछ नहीं रहा, तो 36 की बजाय अब कल 36 में बस मैंने ये ना 15 से 20 मिनट आते साथ नोट बनवाना है। सवाल कोई भी नहीं रहा इसमें से, प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, कुछ ज़रूरत पड़ी तो मैं रिवीजन प्लान में डालूंगा। IAS 36 हाँ वो दे दूंगा। IAS 36 जो है ना जी, वो ख़त्म है। अब कल हम चलो यार, तुमने पेपर 2 पास किए हैं, कल IAS 40 स्टार्ट करें या IAS 23 के लिए एक्रूवल? अच्छा, एक्रूवल IAS 23 के लिए ही नहीं है, IAS 20 के लिए भी है, करेक्शन ऑफ एरर के लिए भी है, NPO के लिए भी है, कैश फ्लो के लिए भी। मैंने कहा था ना कि जैसे PPE आलू है हर सब्जी में होता है, तो ये एक्रूवल भी मटर के करीब करीब है। एक्रूवल और IAS 23 करें, चलो हो सकता है मैं तुम्हारी बात मानूँ, हो सकता है ना भी मान। अच्छा जी, IAS 16 में ना बेटा कुछ थ्योरी थोड़ी सी रहती थी, ज़रा क्विकली आएँ, बहुत इंपॉर्टेंट ये बातें हैं। इसको रीड ऑनली कर लिया था ना लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 को, इसको दोबारा रीड ऑनली करने के लिए शायद मैं दूंगा ही नहीं आपको। इन सारे नोट्स में से जो दोबारा रीड करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पेपर के अंदर, वो रिवीजन प्लान के अंदर, जो रिवीजन प्लान आपको आना है उसमें वो लिखी होती है। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, बस वो ही आपने रीड करना है। सारे नोट्स नहीं पढ़ने, याद करने बैठ जाने, याद रखनी होती, वैसे भी चीज़ें याद करनी नहीं होती। यहाँ से कहानी शुरू हुई थी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 पेज 114, पहुँच गए सब जी। डिटर्मिनिंग कॉस्ट ये हो गया था। कहीं पे कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। इनिशियल मेजरमेंट, ये एग्जांपल्स कुछ आई थी, ये पेंडिंग है, फ़िलहाल पेंडिंग ही रहने दें, कोई मसला नहीं है, करेंगे, अभी दिल नहीं कर रहा। कुछ बरकत के लिए छोड़ना भी चाहिए। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर पर टिका के किया था हमने, स्टार्ट में ही कर लिया था। फिर मेजर इंस्पेक्शन ओवरऑल एग्जांपल मैंने कहा था, ये आप कर लेना, एडिशनल होगी थी। डिडक्शन एंड इट्स मेथड्स रीड ऑनली में फिर मैंने पढ़ाया भी था इसको। हाँ, यहाँ से ऑनवर्ड्स मेरे ख्याल में रहता है अभी पढ़ना, तो ये 3-4 पॉइंट्स ज़रा क्विकली पढ़ें पेज 120 पे, उसके बाद डिडक्शन और मेथड नहीं पढ़ा रहा मैं। कहते हैं फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसिडर्ड इन डिटरमिनिंग यूजफुल लाइफ। एक्सपेक्टेड यूजेज ऑफ एसिड, यूजेज इज असेस्ड बाय रेफरेंस टू एसिड्स एक्सपेक्टेड कैपेसिटी और फिजिकल आउटपुट, बड़ी मेहरबानी। एक्सपेक्टेड फिजिकल वेयर एंड टियर, टेक्निकल और कमर्शियल ऑब्सोलेसेंस, लीगल और सिमिलर लिमिट्स। यानी कि यूजफुल लाइफ को डिटरमिन करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं, वो जहन में रख लो। बहुत ही कोई ना होने के बराबर इम्पोर्टेंट है, पर एक बार पढ़ लिया ना ज़रा तसल्ली हो जाती है, किसी MCQ के अंदर आ जाती है बात, ठीक है, तो फिर काम दे जाती है। ओके, या कहीं पे प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करना पड़ जाता है कि यूज़फुल लाइफ को डिटरमिन करने के लिए एक्सपेक्टेड यूजेज देख लो, वियर एंड टियर देख लो, ऑब्सोलेसेंस को देख लो, लीगल और लीगल लिमिट्स वगैरह को देख लो जो एसिड को यूज़ करने के लिए लगी हो सकती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे कि इतने साल से ज़्यादा आपने हवाई जहाज़ जो लिया है, ये चाहे बिल्कुल बेहतरीन भी हो, आपने हमारी एयरलाइन के अंदर जो है, हमारे मुल्क के अंदर लॉ है कि इतने साल से पुराना जहाज़ हमने उड़ाए हैं ना, तो अब यूज़फुल लाइफ डिटरमिन करते हुए इस लीगल लिमिट को भी जहन, तो कुछ चीज़ें हैं जिनको यूज़फुल लाइफ डिटरमिन करते हुए जहन में आपने रखना है। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग आर सेपरेबल एसेट्स। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग इकट्ठे भी गिवन हो तो आपने उनको अलग रखना है। ठीक है,
क्योंकि लैंड डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, ठीक है। एंड आर अकाउंटेड फॉर सेपरेटली इवन व्हेन दे आर एक्वायर्ड टुगेदर। लैंड बिल्डिंग इकट्ठे भी आ जाएं तो आपने बिल्डिंग और लैंड को अलग रखना है, क्योंकि बिल्डिंग ने डेप्रिशिएट होना है, लैंड ने डेप्रिशिएट नहीं होना होता। लैंड इज नॉट नॉर्मल डेप्रिशिएट बिकॉज इट हैज़ इंडेफिनिट लाइफ। डेप्शन मेथड यूज्ड शैल रिफ्लेक्ट पैटर्न इन विच द एसेट्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आ रही है। मैंने पहली क्लास में शायद आपको बता दिया था कि यूज़फुल लाइफ जो है ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स का जो पैटर्न हो ना, पैटर्न आपका डेप्शन मेथड भी उसी तर्ज के ऊपर डेप्शन एक्सपेंस चार्ज कर रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट एक जैसा फ़ायदा बराबर आ रहा है तो स्ट्रेट लाइन, फ़ायदा कम हो रहा है तो रिड्यूसिंग बैलेंस। आउटपुट मेथड जो है उसके अंदर तो फिर जितना आउटपुट उतना डेप्शन, ठीक है। डेप्शन मेथड अप्लाई टू एन एसेट शैल बी रिव्यूड एट लीस्ट एट, जैसे उसने यूज़फुल लाइफ के लिए पहले कहीं कहा होगा, यूज़फुल लाइफ कहीं पे बोला हुआ था, ये पॉइंट डी चेंज इन एस्टीमेट की बात की थी। रेजुअल वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट शैल बी रिव्यूड एट लीस्ट एट ईच फाइनेंशियल ईयर एंड इफ एक्सपेक्टेशन डिफर फ्रॉम प्रीवियस एस्टीमेट चेंज शैल बी अकाउंट फॉर एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। बताया था ना, यहाँ से पढ़ा है ये डी, ठीक है। वो चेंज इन एस्टीमेट की बात की, यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन वाली बात कर दी अलग से। द डेप्शन मेथड अप्लाई टू एन एसेट शैल बी रिव्यूड एट लीस्ट एट ईच ईयर एंड if there has been any significant change in expected pattern consumption of future economic benefits, the method shall be changed to reflect change pattern. Such a change shall be accounted for. यानी ये भी वही है, ये भी क्या था, चेंज इन एस्टीमेट। और इसको प्रोस्पेक्टिवली हम अप्लाई करते हैं। और तीसरी चीज़ हमने यही पढ़ा था ना, हमने जब चेंज इन एस्टीमेट पढ़ा था ना जी, तो मैंने आपको यूँ बोला था कि 3 चीज़ें जो हैं वो एसिड की लाइफ के अंदर दौरान ज़िंदगी एसिड की चेंज हो सकती हैं, यूज़फुल लाइफ, रेजुअल वैल्यू और डेप्शन मेथड। तो वही कह रहा है। अच्छा, जिसके बाद डेप्रिसिएशन मेथड्स को ज़रा मैंने कहा था रीड ओनली कर लें, पता नहीं किसी ने किया या ना किया। को मसला ये पेज नंबर सही थे या गलत थे रेफरेंस में, ये देखे ही नहीं, इसको कार्ड भी दें। मुझे लगता है ये रेफरेंस पुराना ही पड़ा हुआ है मैंने ना, ये लेक्चर नोट्स कह के एंड पे रखा होता था चैप्टर के, यानी कि MCQs के भी बाद मैं इनको रखा करता था। ये जो मेरे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है ना, आज से 2-3 अटैम्प्ट पहले इनका नाम असल में तो लेक्चर नोट्स ही थे, तो उनको इकट्ठा किताब में डाल दिया। तो ये ना मेरे चैप्टर के एंड पे होते थे, MCQs के भी बाद। तो फिर इनको मैंने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस कह के स्टार्ट में किया, कुछ क्वेश्चंस ऐड किए। ये रेफरेंस मेरे ख्याल में पुराना ही रह गया, तो इसको रिमूव कर दें। ये बेसिकली वो सवाल हैं जो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन में पहले जो है वो 12 कुछ सवाल बनते हैं ना, स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग बैलेंस वाले, याद है आपको जो स्टार्ट में किए थे, हैं ये वही सवाल, ठीक है। तो आपने बस ये रेफरेंस रिमूव कर दें, ठीक है। अच्छा जी, ये भी करवा दिया था, हाँ यही रहता था बीच में। बाकी कोई इसके अंदर कोई मसला आया हो तो इस टेबल को आपने पढ़ लिया? कितने बच्चों ने पढ़ा है इसको? बहुत कम बच्चे हैं बेटा। ICAP का रिज़ल्ट फिर इसी तरह से ही होता है, फिर गड़बड़ होती है आपके साथ। आउटपुट मेथड है, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड जो है ये बड़ा आसान सा है। मैं एक मिसाल लेता हूँ, कॉस्ट है एसिड की 500 रुपये, उसकी लाइफ है 4 साल, रेजिडुअल वैल्यू है इसकी लेट से 50 रुपये, और डेट ऑफ परचेज है इसकी 1 जनवरी 20। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट करें डेप्रिसिएशन यूजिंग सम ऑफ ईयर। अभी तक कोई यूज़ हुआ आपको नज़र आया? सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड मुझे प्रैक्टिकली भी कहीं पे नज़र नहीं आया। उसकी वजह ये है बेटा कि इसका ना रिज़ल्ट सेम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जैसे ही होता है, तो फिर नॉर्मली ये इस्तेमाल ही नहीं होता। अब इसका फार्मूला क्या है, उसके फार्मूला को समझने से पहले ना जी आपने इसकी कैलकुलेशन का तरीका वारदात समझ लेना है, ठीक है। आपने क्या करना है जी, सबसे पहले एक छोटी सी वर्किंग करनी है, उसमें आपने लिखना है ईयर 1 2 3 4, ये लाइफ लिखी आपने। उसके बाद हर साल को एक डिजिट दो, ईयर्स डिजिट, हर साल को एक डिजिट एलोकेट करो, ईयर्स डिजिट। कल मेरे ख्याल में IS 40 शुरू करेंगे, मेरा दिल कर रहा है वैसे,
मे भी IS-23 अक्रूवल भी कर दें, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बहरहाल अगर तो IS-40 शुरू किया तो 2 से 3 दिन में हम वापस IS-16 पे होंगे और बेताशा सवाल उसके सामने ओपन हो जाएंगे। और अगर IS-23 करते हैं तो IS-23 के अपने ऊपर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, 2 से 2.5 दिन एक्रूवल पे, उसके बाद फिर IS-23 बोरिंग कॉस्ट समझते समझते को 8-9 दिन लग जाते हैं। जब वो हो जाएगा तो भी वापस इधर ही आना है। 2-3 सवाल ऐसे हैं, बात कर लो तो 2-3 सवाल ऐसे हैं जो बोरिंग कॉस्ट के साथ भी मिक्स हैं, PP के IS-16 के, ठीक है, तो चलना ही है साथ। तो इसलिए ज़रा कंप्लीट कर लें जो चीज़ें होती हैं। अब हर ईयर को एक डिजिट एलोकेट करना, तो इसमें तरीका ये करते हैं अकाउंटेंट्स, वो कहते हैं कि जी आपने जब ईयर्स को डिजिट एलोकेट करने हैं ना, तो आप इसका ऑर्डर चेंज कर दें। ये असेंडिंग है डिसेंडिंग है? असेंडिंग है ना, इसको क्या कर दो डिसेंडिंग। 4 3 2 1, 3 होते तो 3 2 1, 5 होते तो 5 4 3 2 1, ये हो गया ना। हर ईयर को डिजिट एलोकेट किया, वो एलोकेट करते हुए आपने क्या कर दिया, आपने ऑर्डर को बदल दिया, बस उलट कर दिया, 4 3 2 और 1। उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने इन डिजिट्स का क्या कर लेना है, सम। क्या कर लेना है जी, टोटल कितना बनता है ये जनाब, ईयर्स, हर ईयर का डिजिट आ गया, और ये 10 है ईयर्स डिजिट का सम, हर ईयर के डिजिट का सम। अब फॉर्मूला बड़ा ही आसान है, फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन का कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय सम ऑफ ईयर्स डिजिट। वो ऐसे जैसे लाइफ बन गई, 10 साल लाइफ है, ये जैसे आउटपुट मेथड टाइप होता था, ठीक है, कि इतनी टोटल ईयर्स, बहरहाल ये इस तरह से नहीं है, ये टोटल डिजिट्स हैं। तो सम ऑफ ईयर्स एस के बाद डिजिट, एस के बाद अपॉस्ट्रोफी, यहाँ पे एस से पहले है, मतलब हर साल का डिजिट था, और ये क्या है, सारे सालों के डिजिट्स का सम। तो सम ऑफ ईयर्स डिजिट, ये हम डिवाइड जब कर देंगे तो उसको फिर मल्टीप्लाई करना है रेलेवेंट ईयर के डिजिट के साथ, डेप्रिसिएशन आती चली जाएगी, रेलेवेंट ईयर्स डिजिट। अब यहाँ पे एस से पहले अपॉस्ट्रोफी है, ठीक है जी। ये हमारा फॉर्मूला आ गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का। डन। अब सॉल्यूशन कर लेते हैं जी। ये तो वर्किंग होगी ना सवाल के लिए। अब डेप्रिसिएशन, यकम जनवरी 2020 पे हमने एसेट ख़रीदा है, कॉस्ट है उसकी 500, 31 दिसंबर 2020 आया, डेप्रिसिएशन के लिए 500 माइनस 50 डिवाइड बाय 10 इंटू, अब 20 वाले साल का डिजिट क्या है, ये ईयर 1 2 3 बेसिकली क्या है, 2020 2021 2022, ठीक है ना। तो डिवाइड बाय 10 इंटू 4 किया, आंसर हाँ 180, बुक वैल्यू 320। अच्छा, उसके बाद 31 दिसंबर 2021 डेप्रिसिएशन के लिए बिल्कुल वही सेम फार्मूला, 500 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 10, बस डिजिट बदल जाएगा। इस साल का डिजिट क्या है जी, 130। तो मतलब वही काम कर रहा है जो रिड्यूसिंग बैलेंस करता था, हर साल डेप्शन कम होती जा रही है ना। कितनी आ गई, 185। 31 दिसंबर 22 पर वही फार्मूला, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर्स डिजिट इनटू रेलेवेंट ईयर डिजिट, बोले 90, आंसर 90। उसके बाद 31 दिसंबर 2023 आखिरी डेप्रिसिएशन 500 माइनस 50 डिवाइड बाय 10 इंटू 1, और बचेगा वही जो आपने नहीं डेप्रिशिएट होने दिया, यानी कि रेजिडुअल वैल्यू। अब को मसला इसलिए प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि इसका काम भी वैसे ही है, ये भी हर साल कम डेप्शन दे रहा है, तो हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ कर लेते हैं। ये नॉर्मली यूज़ हम नहीं किया करते। किया क्या इसमें, हमने हर ईयर को एक डिजिट एलोकेट कर दिया।
यानी कि आप असल में तो ये साल ही थे, मैंने वो 1 2 3 4 लिख दिया, जितने साल हो उनको फिर डिजिट एलोकेट करते हुए उल्टा दो, उनका टोटल कर लो, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, और सही है। अच्छा, अब एक छोटी सी बात, अगर सवाल के अंदर मैं यहाँ पर लिखूँ कि जी ये एसिड मैंने ख़रीदा है यकम अप्रैल को, अगर यकम अप्रैल ख़रीदा तो क्या करूँ, यहाँ पे फ्रैक्शन लगा दूँ? नहीं, दोनों मेथड, आउटपुट मेथड और सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड जो हैं, इन दोनों मेथड्स में कभी भी फ्रैक्शन अप्लाई नहीं होता, क्योंकि आपने हर ईयर को एक डिजिट, प्री डिटरमिन डिजिट एलोकेट किया हुआ है, तो हर ईयर का डिजिट ही मल्टीप्लाई होकर उसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की फिगर निकालेगा। ठीक है, तो पहले भी बताया था सम ऑफ ईयर डिजिट में, उसमें आउटपुट मेथड में, अब बता रहा हूँ आपको सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड में कि इन दोनों मेथड्स में कभी भी फ्रैक्शन अप्लाई नहीं होगा। फ्रैक्शन अप्लाई करोगे तो क्या करोगे? इनटू 9/12 करोगे। बेतुकी बात है। क्या आपने सालाना डेप्शन निकाली हुई है? क्या आपने ये साल की डेप्शन निकाली है? ये डिवाइड बाय 10 ईयर्स है? नहीं, ये तो सम ऑफ ईयर्स डिजिट है, और डिजिट्स आपने खुद एलोकेट किए थे, तो एक प्री डिटरमिन्ड एलोकेटेड डिजिट की बेस पे इसकी भी निकल रही होती है, तो इसके भी डेट ऑफ परचेज का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। तो यहाँ पर एक स्टार लगाओ और लिख लो, आउटपुट मेथड और सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में कभी भी फ्रैक्शन अप्लाई नहीं करना। नहीं, तरीका जुगाड़ यही है जो मैंने बताया है। अब आप कुछ और करते हैं तो वो आपका मसला है। हाँ, इसका ना असल में फार्मूला तरीका और है, लेकिन मैंने एक आसान तरीका बताया जिससे काम चल जाता है, तो ये काम चलाया हमने, ठीक है ना, तो इसलिए यही कर लो, ये मैंने तरीका बताया। आप अगर कुछ और करेंगे तो आपने को पेपर तो नहीं दिया था? वैसे पूछ रहा हूँ यार। हाँ जी, फॉर्मूला भी एक लिखा हुआ है। हाँ, सम ऑफ ईयर्स बस तो छोड़ो ना, सम ऑफ ईयर्स निकालने का फॉर्मूला तो नहीं बताया ना, मैंने आसान तरीका बताया। बेसिकली मैं यही तो भाई को बता रहा हूँ, सम ऑफ ईयर्स डिजिट को पढ़ते हुए देख लेंगे, पहले इसी को याद करो बस, ये सबसे बेहतरीन तरीका अगर कभी आ जाए तो। जो लाइफ है, जितने ईयर्स हैं, 1 2 3 4 जितने साल हैं, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, उसका ऐड कर लो, टोटल कर लो, और ये फॉर्मूला। अब ये सम ऑफ ईयर्स डिजिट निकालने का फॉर्मूला भी है, पर मैं उस तरफ नहीं गया, ये सादा से एक जुगाड़ है। तो 50 साल आ गए तो 50 बार लिख लेना, वैसे कोई मसला तो नहीं, कैलकुलेटर भी कर सकते हो। 50 49, हाँ 2 मिनट लगेंगे, 50 49 48 47 ऐड करते जाना, वैसे 50 साल नहीं देगा वो, ठीक है। अच्छा जी, तो लिखा है जी आपने, आउटपुट मेथड और सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में कभी भी फ्रैक्शन अप्लाई नहीं करना, ठीक है। अब वो कह रहे हैं जी अगर आपने सम ऑफ ऑल डिजिट्स निकालना है तो ये एक फार्मूला भी है, तो कोई नहीं, इसकी प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी सी, एक आध बार, लेकिन ज़रूरत नहीं है, तो ये तो आता भी नहीं है। चलिए पहले इसको पढ़िएगा। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट इश्यूज रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, ये इंपॉर्टेंट है। इफ़ इट इज़ नॉट फेयर टू अज्यूम दैट फिक्स्ड एसेट इज ऑलवेज परचेज ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ मंथ, ये भी पढ़ाया हुआ है आपको, कर लीजिएगा, रीड ऑनली, कुछ छोड़ा नहीं हुआ वैसे, हमने बस तसल्ली करनी है, एक बार देख लीजिएगा जी। इसमें एक ये पॉइंट्स भी आ रहे क्या? हैं, ये फॉलोइंग सिचुएशन डेप्रिसिएशन चार्ज ऊपर, कहाँ? सर इससे ऊपर वो फ्री होल्ड लैंड वाला, इम्पोर्टेंट था, कहाँ रह गया है? सर ये फॉलोइंग सिचुएशन डेप्रिसिएशन चार्ज। हाँ, ये इससे ये अलग डाला हुआ है ना, मैं इसको ढूंढ रहा था कब से, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जज़ाकल्लाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये असल में ना लास्ट टाइम मैंने डलवाया था, लेकिन अब ये इन्होंने इधर डाला है, वो मैंने कह दिया था कि इसको डाल दीजिएगा। लास्ट टाइम ना मैंने वैसे ही हाथ से लिख के बच्चों को, मैं आपको बताता हूँ कि ये लास्ट टाइम ये मामला क्या हुआ था, तो ये वाले पॉइंट्स ना मिस हो गए थे। शुक्र है भाई आपने मुझे ढूंढ लिया है, मैं तो सोच ही फिर रहा था कि पता नहीं वो किधर गए हैं, मुझे लब नहीं रहे थे। ये देख, एडजस्ट दिस पैरा, अब मैंने कहा 120, चलो ये मैंने असल में पिछली बार आई की किताब से
ये पता नहीं स्टैंडर्ड से निकाला था, थोड़ा सा मैं डिस्कशन ये करना चाह रहा था, ये वही एडिड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भाई ने बड़ा अच्छा निशानदेही की। डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड इवन इफ एसेट इज आइडल एंड नॉट यूज्ड एंड नॉट बीइंग यूज्ड। पता ही है आपको, मैंने कहा था डेवो है, डेवो डेप्शन क्या है। हाउएवर इन फॉलोइंग सिचुएशन डेप्रिसिएशन चार्ज मे बी, हाउएवर इन फॉलोइंग सिचुएशंस डेप्रिसिएशन चार्ज, देखो ना, मे बी ज़ीरो। इसमें ऐड करो ज़रा, देखो अब देखो मेरा अपना लिखा हुआ मेरा ही था, है ना, कि मैंने अपने हाथी लिखा था। मे बी ज़ीरो ऐड करें इसमें, मे बी ज़ीरो, मे बी कहाँ, ये नहीं ना लिखा हुआ इधर, अंडर यूजेज मेथड। अच्छा चलो ठीक है, हाँ जी। फॉलोइंग सिचुएशंस में डेप्शन चार्ज जो है यूजेज मेथड के अंदर डेप्शन चार्ज वुड बी ज़ीरो वाइल देयर इज़ नो प्रोडक्शन, हो सकता है ज़ीरो। फ्री होल्ड लैंड इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ होती है, इसलिए ये डेप्रिशिएट नहीं होता। हाउएवर लीज होल्ड लैंड डेप्रिशिएट होता है सिंस लीज टर्म इज डेफिनेट। लीज होल्ड लैंड का मतलब क्या है, आपने 5 करोड़ रुपया देकर 50 साल के लिए लीज करवा लिया आपने पीस ऑफ लैंड, ठीक है जी, गवर्नमेंट से 10 एकड़ 50 एकड़ 20 एकड़ आपको गवर्नमेंट ने लीज़ पे दे दिए, 50 साल की लीज़ पे, और आपने 5 करोड़ पे कर दिया। अब क्या ये लैंड है, क्या ये लैंड है, लैंड तो है। अच्छा क्या इसकी इंडेफिनिट लाइफ है, नहीं, तो इसका मतलब आपके लिए तो ये इसी तरह से है जैसे कोई डेप्रिशिएबल एसेट होता है। बेसिकली फ्री होल्ड लैंड आपके अपने नाम होता है, लीज होल्ड लैंड आपके नाम नहीं होता, आपको वो राइट मिलता है यूज़ करने का। तो ये जो लीज होल्ड लैंड है, ये वो वाली लीज़ नहीं है जो आपने IFRS 16 FR 2 में जाकर पढ़नी है, बल्कि ये आपके IAS 16 की ही डेप्रिशिएबल एसेट की मानंद है। यानी कि आपने इसकी इसको आपने डेप्रिशिएट करना है, आपने कहना है जी कॉस्ट है इसकी 5 करोड़, ठीक है, मैं कहता हूँ 50,000, ठीक है जी, आगे 1000 खा जाते हैं, ठीक है, 5 करोड़ जो है इसकी कॉस्ट है। और जब डेप्शन की बारी आएगी तो हम कहेंगे जी कि जी 5 करोड़ जो है इसको डिवाइड कर दें 50 से और इसकी डेप्शन चार्ज करें और इसकी बुक वैल्यू यहाँ तक के ये। अब ये है तो लैंड, लेकिन लैंड डेप्रिशिएट क्यों नहीं होता, क्योंकि उसकी लाइफ डेफिनेट नहीं होती। पर ये लैंड लीज होल्ड लैंड है, हमें कुछ अरसे के लिए इस्तेमाल करने के लिए मिला है, तो ये लीज होल्ड लैंड इज जस्ट लाइक एनी डेप्रिशिएबल एसेट जो आपके पास, जस्ट लाइक बिल्डिंग, आपको बिल्डिंग है तो वो डेप्रिशिएबल एसेट, वैसे ही लीज होल्ड लैंड जो है वो फ्री होल्ड लैंड नहीं होता, लीज होल्ड लैंड क्या है, डेप्रिशिएबल एसेट। अच्छा फिर एक और बात भी आपको बताई थी, इसी क्लास में शायद जिक्र हुआ था कि मिसाल नहीं हुआ था तो अब हो रहा है कि मिसाल के तौर पे आपने ये 10 एकड़ जगह जो है वो ख़रीद ली। अब वो जगह को आपने साफ़ सुथरा किया, उसके ऊपर जो है वो आपने एक जो है वो पक्की नालियों का निज़ाम बनाया पानी की इरिगेशन के लिए, ठीक है, आपने वहाँ पे अपने वॉक करने के लिए जो है वो साइड पे जो है वो फुटपाथ बनाए, आपने वहाँ पे कुछ जो है वो बाग बूग लगाए, बेंच बूंच लगाए। अब लैंड के ऊपर ये इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, लैंड इम्प्रूवमेंट्स, तो लैंड इम्प्रूवमेंट्स की लाइफ है, लैंड इम्प्रूवमेंट्स की जो आपने वो पानी का जो है वो इरिगेशन का निज़ाम बनाया उसकी लाइफ है 8 साल 10 साल 20 साल, फिर टूट फूट जाएगा, कुछ तो लाइफ होगी ना। फिर आपने जो है वहाँ पर जो अपना फुटपाथ बनाई, जो सड़कें बनाई, जो है वो चीज़ें इस तरह की, जो बाग बूग बनाए अपने बैठने के लिए, कोई बेंच लगाई, ये सारी चीज़ों की कोई ना कोई यूज़फुल लाइफ तो है ना। ये बिल्डिंग, ये लैंड के ऊपर वाली जो लैंड इम्प्रूवमेंट्स हैं, स्टैंडर्ड कहता है उनकी भी लाइफ हो सकती है। लैंड की अपनी लाइफ तो नहीं है, लेकिन लैंड इम्प्रूवमेंट्स जो होती हैं उनकी लाइफ होती है। तो अगर वो लाइफ हो तो कॉस्ट जो लगी है उसको डेप्रिशिएट करो। 5-10 साल बाद मिसाल के तौर पे वो सारी नालियाँ ख़राब हो जानी है, वो सारा इरिगेशन सिस्टम टूट जाना है, सीमेंट है ख़राब हो जाना है, फिर आपको नया करना ही पड़ना है, उसको तोड़ेंगे नया बनाएंगे, ठीक है, और बेंच बेंच टूट जाने हैं, बाग ख़राब हो जाना है, दोबारा से आपको वो सही करना पड़ सकता है। कोई एक लाइफ होती है ना चीज़ों की। तो ये आगे लिखा उसने, सिमिलरली पहली बात क्या बोली, फ्री होल्ड लैंड की इंडेफिनिट लाइफ होती है, उसको डेप्रिशिएट नहीं करना, ये तो एक बात हो गई। एक बात क्या है, फ्री होल्ड लैंड डेप्रिशिएट नहीं करते। दूसरी बात, लीज होल्ड लैंड को डेप्रिशिएट करते हैं क्योंकि उसकी लाइफ डेफिनेट है। तीसरी बात, लैंड इंप्रूवमेंट्स, पार्किंग लॉट, साइड वॉक्स, लैंडस्केपिंग, इरिगेशन सिस्टम एटसेट्रा हैव अ लिमिटेड लाइफ एंड आर ऑल्सो डेप्रिशिएट, ठीक है, यहाँ तक कोई मसला। ये 3 बातें लिखी हैं एक जगह पे। फ्री होल्ड लैंड मतलब आपका अपना नाम है, फ्री होल्ड लैंड उसको डेप्रिशिएट नहीं करते, लीज होल्ड लैंड को करते हैं क्योंकि उसकी लाइफ क्या है, डेफिनेट। फ्री होल्ड की लाइफ इनडेफिनेट है, उसको इसलिए कर। लैंड इंप्रूवमेंट्स को भी डेप्रिशिएट करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा
बेटा ओनर कौन, ओनर कहाँ से आ गया? नहीं कोई चक्कर ही कोई नहीं बेटा, अभी ये तो लीज 50 साल की है, तो आपको ये समझ नहीं आ रही जब किस सवाल की है। अभी FAR 2 में आप जाएंगे ना तो वहाँ पे 3 साल की लीज भी आप अपनी किताबों में रिकॉर्ड कर रहे होंगे। हालांकि एसेट 3 साल के बाद वापस चला जाना है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म कोई चीज़ होती है, तो ये आपकी किताबों में एज अ लीज एसेट रिकॉर्ड होगा। आप बेसिकली ये समझे ना, ये AC भी आपने लगाया तो कबाड़िए को चला जाना है। अच्छा फिर बेचा तो ये हमें गृह वालों ने है, तो क्या गृह वाले इसकी डेप्शन रिकॉर्ड करते हैं? हमने 2 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया पे करके हमने ये एसेट अपनी जो है वो दुकान के अंदर लगा लिया। अब ये हमारा एसेट है, इसको हम डेप्शन कर रहे हैं जो हमने कॉस्ट इनकर की है, समझिए इस बात को। उसको गृह वालों ने बेचा तो क्या करें अब? या लैंड 50 साल के लिए हुकूमत ने हमें लीज पर दी थी, तो हमने 5 करोड़ जो दिया, हमने उस कॉस्ट को डेप्रिशिएट करना है ओवर 50 ईयर्स, कि हमने इससे फ़ायदा अगले 50 साल लेना है, तो 5 करोड़ अगले 50 साल में हम एक्सपेंस आउट कर रहे हैं। अब हुकूमत उसको क्या करेगी, इनकम बनाए, हमें उससे क्या डेप्रिसिएशन, वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे? डेप्रिसिएशन तो हमारी है, हमारा एसेट है, राइट ऑफ यूज़ एसेट होता है एक तरह से। एसेट को यूज़ करने का राइट होता है। कितना अर्सा जी? 50 साल इस्तेमाल करें, 50 साल इस्तेमाल करने का ये किराया समझें, तो हम वो किराया सारा आज इनकम आज एक्सपेंस तो नहीं बना सकते ना, हम 50 साल पे डेप्रिसिएट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमको AC खरीदें, प्लांट लगाएं, तो उसकी सारी कॉस्ट को पहले दिन एक्सपेंस आउट नहीं कर देते, ठीक है? अगर लीज टर्म खत्म होने से पहले लीज बढ़वा रहे तो बढ़ेगी, तो देखेंगे, फिर हम देखेंगे, ये चेंज इन एस्टीमेट हो जाएगा। लेकिन ऐसे होता नहीं है, नॉर्मली 50 साल पूरे होंगे, उसके बाद फिर नई लीज आएगी, तो नई कॉस्ट पे करोगे, नई कॉस्ट। उससे पहले भी चेंज हो जाती हैं, एक्सटेंशन हो सकती है, लीज के अंदर जो हो सकता है एक्सटेंशन में, कोई मसला नहीं। एस्टीमेट चेंज कर देना बेटा, जितनी बुक वैल्यू होगी उसके अंदर आप कॉस्ट ली अगर हुकूमत ने, तो कॉस्ट ऐड कर देना, लाइफ ऐड कर देना, मसला क्या है? जैसे कोई भी एसेट होता है आपका, ठीक है? बाकी IFRS 16 में जाके आप दूसरे एसेट्स, ये जो लीज होल्ड लैंड है तो IAS 16 में पड़ जाता है। IFRS 16 जो लीज वाला असल स्टैंडर्ड है, उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर होंगी। एक्सटेंशन का ऑप्शन हम देखा करेंगे, एक्सटेंशन हो सकती है नहीं हो सकती, उसमें भी होती है। इसमें हो जाए तो ये तो बहुत सिंपल है, जैसे आपका एस्टीमेट चेंज होता था वैसे ही करेंगे इसको भी, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जी, शुक्र है भाई ने देख लिया, पढ़ के आया था, हमें भी फ़ायदा हो गया। अच्छा तो डन डन डन, और नोड नहीं, एक मिनट, 2 ही टिक हुए हैं अभी, ये 1 है, ओके, और 2 है, ओके, 3 है। डेप्शन विल बी 0 व्हेन फुली डेप्सिड एसेट इज स्टिल इन यूज फॉर एन एंटिटी। को मसला वो असल में ये था ना, कि असल में तो ये है कि यहाँ पर ये बताया गया था कि कौन कौन से केस के अंदर डेप्रिसिएशन 0 हो सकती है। तो यूजेज मेथड के अंदर डेप्शन 0 हो सकती है अगर कोई प्रोडक्शन ना हो, लैंड की डेप्शन 0 हो सकती है अगर लाइफ इंडेफिनेट हो, बाकी तो सारों में डेप्शन आ रही थी ना, ठीक है? और तीसरी बात, फुली डेप्सिड एसेट अगर अभी भी यूज़ किए जा रहे हो तो डेप्शन 0 हो सकती है। और चौथी और आखिरी बात, नो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड व्हेन रेजल वैल्यू एक्सीड्स। अब रेजल वैल्यू एक एस्टीमेट है, आपने लाइफ के शुरू में लगाया था कि जब आपने 1000 का एसेट खरीदा है उसकी रेजल वैल्यू 200 रुपये होगी, ठीक है? 10 साल के बाद ये मिलनी है। आप डेप्शन करते आ रहे थे, 3 साल 4 साल गुजरे, वो जो एसेट तो बड़ा नायाब हो गया एकदम से, और उसकी रेजल वैल्यू का एस्टीमेट जो है वो 200 से बढ़ के, मिसाल के तौर पे आप 4 साल डेप्सिट कर चुके थे और आपका वो एसेट जो है वो 400 की बुक वैल्यू पे नज़र आ रहा था, 600 की बुक वैल्यू पे नज़र आ रहा था, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है? और एकदम से ही वो नायाब हो गया एसेट, और उसकी रेजल वैल्यू इस वक्त कितनी होगी जी? 2000 रुपये रेजल वैल्यू होगी। अब एक एसेट आपकी किताबों में 400 पे नज़र आ रहा है, फ्यूचर में उससे 2000 आता हुआ नज़र आ रहा है, तो क्या करें? डेप्सिट कर ही दें फिर भी? नहीं, बस ठीक है। तो ये भी एक सिचुएशन है जिसमें डेप्शन 0 हो सकती है अगर रेजल वैल्यू कभी जो एक्सीड कर जाए कैरिंग अमाउंट से। कैसे कर सकती है? ऐसे ही हो सकता है जैसे मैंने कहा, को नायाब हो जाए आपकी चीज़ पड़े पड़े, वरना तो रेजल वैल्यू कैसे ज़्यादा होती है, कुछ ऐसा हो जाए, हालात ऐसे हो जाए, इकॉनमी के हालात ऐसे, जंग छिड़ जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिसके अंदर वो चीज़ जो है वो पहले एक नॉर्मल तरीके से जो जिसकी कीमत पे थी उससे बहुत ज़्यादा कीमत पे चली जाए, मिसाल कुछ भी हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। ओके, सही है, चलिए, हाँ जी। उसके बाद टाइम हो गया ख़त्म, देखते जाए ज़रा जल्दी से। मैंने असल में पढ़ाना वो सब कुछ नहीं था जो पढ़ा के आ रहा हूँ, पढ़ाना था मैंने। अच्छा, कोई मसला इनमें है तो बता सकते हैं आप, ये भी ज़रा देख ही लें एक दफ़ा। अगर आपका एसेट डिस्पोजल हुआ है लेकिन एबनॉर्मल वे में, एबनॉर्मल डिस्पोजल यानी कि फायर है, थेफ्ट है, एटसेट्रा,
हाँ डैमेज, जो भी आप कह लें। तो देखें जी, आज तक जो डिस्पोजल की एंट्री आपने पढ़ी, एक्यूमुलेशन डेबिट, कैश डेबिट, एसेट क्रेडिट, एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट निकलती है और उसकी एक्यूमुलेशन निकाल देते हैं एक्यूमुलेशन अकाउंट में से। अच्छा, अब ये रीवैल्यूड एसेट होगा तो बस यहाँ पर रीवैल्यूड अमाउंट निकाल देंगे, फ़र्क तो यही है ना। और बोलो, और डेट ऑफ परचेज डेट ऑफ सेल की बजाय डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन डेट ऑफ सेल तक डिडक्शन निकाल देंगे, ठीक है। अच्छा, कैश आ भी सकता है। अब एसेट अगर एसेट जल गया है या चोरी हो गया है तो कैश कहाँ से आना है? हाँ, अगर कबाड़िए को बेचकर कैश आ गया तो ठीक है। अच्छा, जो मैक्सिमम चीज़ यहाँ पर होती है वो होती है इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल का आ जाना, यानी कि अगर आपने एसेट को अपने को क्या कराया हुआ था, इंश्योर्ड, तो बस वो बीच में ऐड हो जाएगा कि आपको पैसे, चाहे आपको बशीर पैसे दे चाहे इंश्योरेंस वाले दें, आपकी एंट्री में क्या फ़र्क पड़ता है? आपको तो पैसे आए ही हैं। चाहे बशीर भाई पैसे दे जाए, बशीर कबाड़िया दे जाए पैसे, चाहे आपको जो है वो इंश्योरेंस वाले पैसे दे जाएं, मसला ही कोई नहीं है, वो तो एंट्री बिल्कुल सेम रहनी है, ठीक है ना। मसला छोटा सा क्या आ सकता है, इंश्योरेंस वाले कहें हाँ आपका नुकसान हुआ है, हम समझते हैं, हम आपको पैसे दे देंगे, अभी दिए नहीं है, दे देंगे, तो फिर वो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल में डेबिट हो जाएगा। आर्जी तौर पर जब पैसे आएंगे तो फिर वो रिसीवेबल क्रेडिट करके कैश डेबिट उस वक्त कर देंगे। पर वो बात तो बात की है ना, फिलहाल तो एंट्री के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पे मेरा 120 रुपये का एसेट था, 55 रुपये का डेबिट हो चुका था और ये जल गया, ठीक है, या चोरी हो गया। इंश्योरेंस वालों ने कहा जी हम आपको 30 रुपये दे देंगे, तो फिर P&L में क्या चला जाएगा? बोलो, हैं P&L में ये दोनों डेबिट में हैं, ये 85 है ना, P&L में क्या जाएगा? 85। दिमाग ख़राब करने वास्ते आए। तो ये जनाब क्या है, ये आपका बस एंट्री सेम ही रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये आपका पेंडिंग पुंडिंग कोई नहीं है, ये भी ओके है। चेक कर लेना एक बार, यहाँ से पढ़ लेना एक बार, रीड ओनली कर लेना इसको। मैंने असल में तो पढ़ाना था, डिस्क्लोजर के अंदर कुछ रहता है वो, चलो खैर अब कल करेंगे इंशाल्लाह। रह बस वही गया मेरे ख्याल से अब तो, ठीक है जी। तो ज़िंदगी रही तो कल इंशाल्लाह होती है मुलाकात, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।